हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। उम्मीद करते हैं सभी दोस्त आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग सेशन करने वाले हैं 65 बीपीएससी बीपीएससी प्रीवियस ईयर का हम लोग क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे। पूरा 150 क्वेश्चन होंगे दोस्तों। प्रीवियस ईयर से आपको पता चल जाएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। ये आपको मैं पूरा एडिटोरिया प्रकाशन का करवा रहा हूँ। अभी तक चार वीडियो हो चुके हैं। अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो 4 वीडियो प्रीवियस ईयर का ज़रूर देखिए। प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको एडिटोरिया प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह के जितने वीडियो हो आप तक आसानी तक पहुंच जाए। देखिए दोस्तों, सिविल सर्विसेज, कोई भी भारत का सिविल सर्विसेज हो, उसको तैयारी करने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है पेशेंस। अगर आपके पास पेशेंस नहीं होगा तो आप लड़खड़ा जाएंगे। इसलिए अपने आप को इस कदर मजबूत बनाइए कि आपको लगे कि यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। आप अपनी मेहनत को मजबूती बनाओ दोस्तों, कमज़ोरी नहीं बनाना है, ठीक है। क्योंकि सिविल सर्विसेज में बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं कि बीच में शुरू में बहुत अच्छे करेंगे लेकिन बीच में जाकर लड़खड़ाने लगते हैं परेशानियों से। तो आपको परेशानियों को आपको अपनी मजबूती बनाना है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग सेशन शुरू करते हैं। देख लेते हैं प्राचीन इतिहास से कैसे कैसे प्रश्न बने थे दोस्तों, वो आपके सामने है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों ये जाना जाता था प्रियदर्शी। अशोक पहला भारतीय राजा था जिसने अपने अभिलेखों के सहारे सीधे अपनी प्रजा को संबोधित किया। अशोक का नाम अशोक केवल लघु शिलालेख से ही मिला है, और अन्य जितने भी अशोक के शिलालेख हैं उसमें देव नाम प्रिय या प्रियदर्शी, प्रियदर्शी बोले तो देव का प्रिय से प्रसिद्ध था वो। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? तो देखिए, गुप्त काल के प्रसिद्ध औषधि विद्वान धन्वंतरी थे। कौन थे? धन्वंतरी थे, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी दोस्तों? तो ये खरोष्टी, ठीक ना। खरोष्टी लिपि जो है ये भारतीय लिपि थी जिसे दाएं से बाईं ओर लिखा जाता था दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। आगे का प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? उत्तर भारतीय के लिए बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन में से? ताम्रलिपित हो जाएगा दोस्तों। भारत के पूर्वी तट पर स्थित ताम्रलिपित शहर का ताम्रलिपित बंदरगाह गुप्त काल का प्रमुख बंदरगाह था, याद रखिएगा। आगे देखिए, मध्यकालीन प्रश्न से देखते हैं कि कितने प्रश्न बने हैं 65वीं बीपीएससी में। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर था? मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर था दोस्तों? तो ये था जहांगीर के शासनकाल में। मुगल शासक जहांगीर का शासनकाल चित्रकला का, जिसे स्वर्ण युग भी कहा जाता है। और जहांगीर ने आगरा में आगरा में चित्रकला की क्या किया? स्थापना किया। वह स्वयं चित्रकला का श्रेष्ठ पारखी भी था। और वह तुझे के जहांगारी में लिखता है कि वह किसी चित्र को देखकर बता सकता है कि चित्र में आंखें किसने बनाई है और नाक किसने बनाई है, ठीक ना दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो ये लागू किया गया था दोस्तों आपका स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए मनसबदारी व्यवस्था लागू किया गया था। यह एक सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसे अकबर द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका कि अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो दोस्तों वेरी सिंपल, शिवाजी ने किया था। शिवाजी ने किया था। सुमंत विदेशी मंत्री को कहते थे, सेनापति सेना का प्रधान होता था। अगला प्रश्न देखिए। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने किया था। अगला प्रश्न देखिए। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो हुगली का उपयोग पुर्तगाली करते थे दोस्तों। कौन करते थे? पुर्तगाली। अब देख लेते हैं आधुनिक इतिहास से कितने प्रश्न बने हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो दोस्तों ये विनोबा भावे थे। कौन थे? विनोबा भावे, ठीक ना।
1940 में महात्मा गांधी द्वारा अहिंसात्मक व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो ये श्यामजी कृष्ण वर्मा थे दोस्तों, लंदन में। आगे का प्रश्न देखिए, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखा? देशेर कथा पुस्तक शाखाराम गणेश देवस्कर ने लिखा है। शाखाराम गणेश देवस्कर ने देशेर कथा पुस्तक लिखा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एओ ह्यूम थे दोस्तों, एओ ह्यूम थे, एओ ह्यूम थे। 28 दिसंबर 1885 को यह लागू हुआ था। आगे का प्रश्न देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा किसने कहा था? तो ये कहा था दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला प्रश्न देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण इन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। आगे का प्रश्न देखिए, भारत सेवक समाज के संस्थापक किसने शुरू किया था दोस्तों? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। महात्मा गांधी उन्हें अपने राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला प्रश्न देखिए, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? किन क्रांतिकारियों को? तो ये राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को फांसी की सजा दी गई थी। अगला प्रश्न देखिए, इंडिया फॉर इंडिया किताब किसने लिखा? इंडिया फॉर इंडिया किताब चितरंजन दास ने लिखा, सी आर दास ने। इंडिया फॉर इंडिया चितरंजन दास ने लिखा, सी आर दास जिन्हें बोलते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने 24 सितंबर 1873 को किया था। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? एनी बेसेंट। भारतीय पूछता तब बोलते सरोजनी नायडू। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो कैप्टन स्लीमैन के द्वारा हुआ, कैप्टन स्लीमैन। ठग वंशानुगत क्रूर हत्यारे और लुटेरे हुआ करते थे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किसने अपनाई थी? तो दोस्तों ये अपनाया था लॉर्ड लीटन ने। लॉर्ड लीटन ने अपनाया था। इसका शासनकाल 1876 से 60 तक था, 80 तक था। ठीक है, 80 तक माना जाता है। और लीटन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध भी हुआ था, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों कि 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। कहाँ से किया था? तो ये किया था दांडी से, दांडी से किया था। अगला प्रश्न देखिए, साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। शराबबंदी आंदोलन 1922 में जो शुरू हुआ था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो भारत के विभाजन के समय हो जाएंगे जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी थे दोस्तों, 1947 में थे ये। 1946 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। कौन माना जाता है? तो ये रैयतवारी प्रथा, ठीक ना, रैयतवारी प्रथा माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था वो दफन है। कहाँ दफन है वो? तो दोस्तों ये नालंदा में दफन है। यूसुफ आदिल शाह, नालंदा में इन्हें दफनाया गया है। अगला प्रश्न देखिए, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो ब्लिसफुल बिहार, ब्लिसफुल बिहार है। बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों ये हो जाएगा 12।
12 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वन जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो ये भीम बांध जो है मुंगेर जिला में स्थापित है। यह 1976 में स्थापित हुआ था, 1976 में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? तो दोस्तों ये गोपालगंज में किया गया है। 2011 के अनुसार यहाँ पर 1021 है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाला वन क्षेत्र से घिरा है? तो ये आपका पश्चिम चंपारण हो जाएगा, 903 किलोमीटर लगभग। अगला प्रश्न देखिए, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? किस जिले में? तो ये पटना जिले में हो जाएगी सबसे लंबी। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई है? तो 2011 के अनुसार कहाँ दर्ज किया गया है? तो ये शिवहर में दर्ज किया गया है। आगे देखते हैं, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? तो ये किया था महादेवलाल सराफ। महादेवलाल सराफ ने किया था। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था राहुल संकृत्यान ने। ये राहुल संकृत्यान ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ये मुरली मोहन प्रसाद थे। मुरली मोहन प्रसाद थे। और ये 1918 में इसके प्रथम संपादक जो थे ये सैयद हैदर हुसैन थे। और इसने सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। बाद में लंबे समय तक इसका प्रकाशन मुरली मनोहर ने किया था। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर ई दिया है। ई दिया है, ठीक ना? सॉरी, इसमें दिया है ई, जो ई दिया है, लेकिन मुरली मनोहर प्रसाद और एक सैयद हसन हुए थे। तो लेकिन इसमें एक से अधिक दिया है उसने। आयोग ने जो आंसर दिया है ई दिया है, लेकिन इसमें ऑप्शन के मुताबिक आपका मुरली मोहन प्रसाद होना चाहिए। अगला देखिए, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? समाजवादी पार्टी का गठन इसमें से फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था? कुंवर सिंह। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? कृषकों का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था स्वामी विद्यानंद ने। किसने किया? स्वामी विद्यानंद ने। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया? तो 1632 में किया। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया। किसने किया? श्री कृष्ण सिंह ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धरवार भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? धरवार भूस्तरीय रचना वाला इसमें से रोहतास नहीं है, बाकी नवादा, मुंगेर और जमुई है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर क्या है? नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर क्या है? तो ये हो जाएगा 32.11। 32.11 हो जाएगा, ठीक ना? नीति आयोग ने विश्व बैंक एवं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अकॉर्डिंग, ठीक ना, ये 2019 के अकॉर्डिंग है। उसके बाद है पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फगू चौहान के पद की शपथ दिलाई?
शपथ दिलाई किसने? तो ये दिलाया था माननीय एपी शाह ने दिलाया था। माननीय एपी शाही ने दिलवाया था। अगला प्रश्न देखिए, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो देखिए 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के याद करने के लिए देखिए दिया हुआ है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ था, उसी के याद में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? तो अपना बिहार है दोस्तों, बिहार को कभी नहीं किया गया। अब देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था से देख लेते हैं प्रश्न। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो देखिए संसदीय प्रणाली लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका से प्राप्त करती है एवं कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। और संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका तथा विधायिका एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है, यह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, तो एक से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो यही रिपीटेड है, तो ये एक से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? किसका हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों इसमें से ग्राम पंचायत का। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है कौन इसमें से? तो ये हो जाएगा पटवारी। पटवारी जो है इसमें भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है? कौन सी सही नहीं है? तो ये बड़े देशों के लिए आदर्श, बड़े देशों के लिए आदर्श जो है ये सही नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, आम आदमी पार्टी क्या है? आम आदमी पार्टी क्या है? तो ये राज पार्टी है। क्या है? राज पार्टी है, ठीक ना, राज पार्टी है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम कहा जाता है? निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका उत्प्रेषण को। उत्प्रेषण रीट किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक विभाग जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा हो उसे रोकने के उद्देश्य से करता है। उत्प्रेषण रीट को पोस्टमार्टम के नाम से भी जाना जाता है और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा पेश में कुल 5 प्रकार का रीट जारी किया जाता है, जिसमें उत्प्रेषण क्या होता है दोस्तों? ये प्रमुख होता है। तो समझ गए? आगे देखिए, आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है आपका, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा सदस्यों की संख्या अधिक है? किसमें विधानसभा सदस्यों की अधिक है? तो दोस्तों ऑप्शन के मुताबिक हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 68 है, मणिपुर में 60 है, अरुणाचल प्रदेश में 60 है और मेघालय में 60 है। सिर्फ हिमाचल प्रदेश में 68 है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? तो यूपीएससी का अध्यक्ष जो है वो पहले आता है, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, भारत का भूगोल से देख लेते हैं कितना प्रश्न बना था। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन है? तो कार्डमम की पहाड़ियाँ जो है ना, इसमें एक कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? उत्तरी कोयल जो है गंगा नदी की उपनदी है, उत्तरी कोयल। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो ये दोस्तों गिरनार है। कौन है? गिरनार। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश, ठीक ना। आगे का प्रश्न देखिए, आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो ये कैम्बे की खाड़ी जो है दोस्तों, इसमें प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती, बाकी कच्छ की खाड़ी, मनार की खाड़ी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय इसमें प्रवाल भित्ति पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज किया गया?
तो ये दोस्तों जैन में किया गया है, जैन धर्म में सबसे पढ़े लिखे लोग हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य के कौन सी जोड़ा सही नहीं है। देखिए टोडा जनजाति जो है वो दिया है केरल, ये मिलान से नहीं है। टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाया जाता है, कोटा तमिलनाडु में पाया जाता है, भील गुजरात में पाया जाता है, टोडा तमिलनाडु में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। कौन सा विकसित किया जा रहा है, तो ये दिल्ली से मुंबई जो है ये विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है कौन, तो ये दोस्तों हो जाएगा जापान, ठीक ना, जापान हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सर्वाधिक उत्तरी से दक्षिणी लंबाई वाला सीमा वाला देश कौन सा है, तो ये हो जाएगा चिली हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप हैं, तो ये दोस्तों हो जाएगा इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है। विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो ये हो जाएगा ईरान। क्या हो जाएगा, ईरान हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है, तो ये हो जाएगा कजाकिस्तान। क्या हो जाएगा, कजाकिस्तान। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है, तो ये करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर जीडीपी से संबंधित है, जीडीपी से। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो किया गया था एकीकृत ग्रामीण विकास। एकीकृत ग्रामीण विकास। अगला प्रश्न देखिए, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था, तो ये किया गया था दोस्तों राजस्थान में। कहाँ किया गया था, राजस्थान में। उसके बाद है ईपीसीजी का पूरा नाम क्या है। ईपीसीजी का पूरा नाम क्या है, तो ये एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स देखिए दिया हुआ है सी नंबर में। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन प्राप्त कितना होता है। न्यूनतम अनुमानित पेंशन प्राप्त कितना होता है दोस्तों, तो ये होता है आपका 3,000 रुपये ये प्राप्त होता है। उसके बाद है समुदाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। समुदाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य इसमें से एक से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अब उसके बाद देख लेते हैं विज्ञान से कितने प्रश्न बने हैं। दाब का मात्रक क्या होता है। दाब का मात्रक क्या हो जाएगा, तो चूंकि दाब का मात्रक आप ऐसे निकालेंगे, दाब बराबर होता है बॉल बटा क्षेत्रफल, ठीक ना। तो बॉल बटा क्षेत्र न्यूटन हो जाएगा इसका क्षेत्रफल का आप लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो दाब का ऐसे ही मात्रक एक पास्कल भी होता है, ठीक है, ऑप्शन में जो कि नहीं है, ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, ठीक ना, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। अगला देखिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, तो देखिए 8 मिनट 18 सेकेंड लगभग। चूँकि बीपीएससी में ये ऑप्शन है इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा, लेकिन 8 मिनट पहले के मुताबिक दिया है, लेकिन अब ई ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि बीपीएससी ने ई ऑप्शन दे दिया है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है दोस्तों, बताइए। बहुत सिंपल है, तो ये हो जाएगा इसमें से दाब, बाकी त्वरण बल वेग जो है ये सदिश राशि है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, तो ये दोस्तों हो जाएगा विकृति, विकृति नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है वायु में ध्वनि तरंग होती है। वायु में ध्वनि तरंग होती है,
तो क्या हो जाएगा, तो ये अनुदैर्ध्य हो जाएगा, अनुदैर्ध्य। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फारेनहाइट स्केल में कितना हो जाएगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है C-0 बराबर F-32/180। इस पर निकालेंगे तो आपका मान आ जाएगा C-0/100 बराबर F-32/180 पर निकाल लीजिए, आपका मान 122 डिग्री आ जाएगा फारेनहाइट में। उसके बाद देखिए हर्ज में क्या मापा जाता है, हर्ज में क्या मापा जाता है, तो आवृत्ति मापा जाता है। हर्ज में क्या मापा जाता है, आवृत्ति मापा जाता है। उसके बाद विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है, तो एमीटर से नापी जाती है। किससे नापी जाती है, एमीटर से। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, तो वाट हो जाएगा। विद्युत शक्ति की इकाई क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। अब रसायन विज्ञान से देख लेते हैं कितने प्रश्न बने हैं। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो ये लेवोजियर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, लेवोजियर को। इस तरह के प्रश्न एगो हमेशा रहता है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन हो और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, तो तत्व की द्रव्यमान संख्या 38 हो जाएगा, जोड़ दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड को। हंसने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। कौन सा एक तत्व नहीं है, तो गैस एक तत्व नहीं है। बाकी अधातु उपधातु धातु ये एक तत्व होते हैं, गैस एक तत्व नहीं है। उसके बाद देखिए पानी का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। पानी का पीएच मान 7 होता है। रक्त का पूछेगा तो 7.4 बोलिएगा, दूध का पूछेगा तो 6.4 बोलिएगा, मूत्र का पूछेगा तो 6 बोलिएगा, और शराब का पूछेगा तो 2.8। आगे देखते हैं। उसके बाद ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, क्या हो जाएगा, तो देखिए वे गैस जो पृथ्वी वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय और रक्त विकिरणों का अवशोषण या उत्सर्जित करते हैं, उन्हें ग्रीन गैस कहते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन जलवाष्प हो जाएगा, तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ऑक्सीजन उपस्थित होता है किस में, तो केरोसिन में अनुपस्थित होता है। ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है केरोसिन में, किरासन तेल जिसे बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है, तो ये आइसोप्रीन का होता है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है CO समूह का आबंध क्रम क्या होता है, मतलब उसके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगला प्रश्न देखिए, अब जीव विज्ञान से देख लेते हैं कितने प्रश्न बने हैं। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है कौन, कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। उसके बाद है पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा है, तो ये डार्विन ने लिखा है। द पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन ने लिखा है। अगला प्रश्न देखिए, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसको इंग्लिश में म्यूचुअलिज्म कहते हैं। म्यूचुअलिज्म लिखा है, ठीक ना, म्यूचुअलिज्म बोलते हैं, तो म्यूचुअलिज्म हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, जहाँ जीव रहता है उसे सटीक जगह को क्या कहते हैं, जहाँ जीव रहता है उसे आवास कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, आवास कहते हैं। उसके बाद देखिए सौर ऊर्जा एटीपी में बदलता है, तो किस में बदलता है सौर ऊर्जा एटीपी में, तो ये क्लोरोप्लास्ट में बदलता है। किस में बदलेगा, ये क्लोरोप्लास्ट में बदलेगा सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, कौन हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद, तो इसमें से ऑक्सीजन हो जाएगा, O2 जिसे बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला है हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है, तो ये ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत होता है, हड्डियों का अध्ययन। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होती है। किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होती है, तो ये वायरस जिसे विषाणु बोलते हैं उसमें नहीं होता। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। मनुष्य के शरीर में प्लीहा या तिली बोलते हैं, या अस्थिमाजा या थाइमस ग्रंथि, इसमें लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। अस्थिमाजा भी बोल सकते हैं, तिली बोल सकते हैं, यानी एक से अधिक हो जाएगा।
ठीक ना। आगे का प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। तो ये थायरॉक्सिन जो होता है, थायरॉक्सिन, उसमें आयोडीन मिली होती है। अगला प्रश्न देखिए, एड्स किसके कारण होता है। एड्स विषाणु के कारण होता है दोस्तों। किसके कारण होता है, विषाणु के कारण। तो दोस्तों आज का हमारा जीके जीएस जो है बीपीएससी में ये ख़त्म हुआ। अब क्या करेंगे, वर्तमान चूँकि हम प्रीवियस ईयर का सेट है एडुटेरिया का, इसलिए वर्तमान आप करंट अफेयर अलग से देखना पड़ेगा इसमें, और आपको मैथ जो 10 नंबर के पूछे जाते हैं वो अलग से आप देख लीजिएगा। ठीक है, हम जीके जीएस पूरा एडुटेरिया का कंप्लीट करवा रहे हैं। प्लेलिस्ट में आप जाकर एडुटेरिया प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर ऐसे देख सकते हो, वहाँ से आपको पहले का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हम आंसर सहित आपको टेलीग्राम पर दे देंगे। स्टैंड बीपीएससी यूट्यूब सर्च मारिएगा, आपके पास बुक नहीं है तो वहाँ से लेकर आप प्रिंट भी करवा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वीडियो को 102 बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें।